बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गिलानी साहब, ये बॉर्डर्स पे क्या टेंशन बनती जा रही है और खासी एस्केलेट हो रही है मेरे ख्याल में मामला। हाँ जी, बॉर्डर से पहले मेरा ख्याल है कि एक दो दिन पहले शहादतें हुई पाकिस्तान अफवाज के हमारे जवानों की। एक कर्नल और एक कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद और 7 उनके 5 सिपाही मारे गए। उसके बाद से ये मामला शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान ने भी कुछ स्ट्राइक्स किए हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि अफ़गानिस्तान भी कुछ रिटेलिएट कर रहा है, कुछ चेक पोस्ट पे बम्बार्डमेंट के हवाले से खबरें आ रही हैं। तो उससे पहले तो मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ इन शहादतों पे मेहताब साहब, ख़ास तौर पे इस नौजवान की शहादत। ये इत्तेफाक से हमारे एक अज़ीज़ हैं, तो इनकी बहन उनकी क्लास फेलो थी और ये किसी ज़माने पे इनके वालिद कर्नल रहे हैं आर्मी में, और ये मीरपुर में थे, सिंध में पोस्टेड थे, वहाँ पे इनका था। आप किन का जिक्र कर रहे हैं? कैप्टन अहमद बदर शहीद की। ठीक। तो इस नौजवान, ये 5 बहनों का इकलौता भाई था मेहताब साहब, और ये काफ़ी मन्नतों मुरादों के बाद 5वीं बहन के भी तकरीबन 9-10 साल बाद पैदा हुआ था। अच्छा। और ही वॉज टू यंग, 23 ईयर्स ओल्ड। लेकिन वालिद चूँकि आर्मी से थे और जिस सब्र का उन्होंने और जिस दिलेरी का उन्होंने मुजाहरा किया है, उन्हीं के वालिद के बारे में एक्सेप्ट, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, वो एक्सेप्ट किया है। तो उस पर मैं ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँ तो पाकिस्तान के उन वालिदैन को मेहताब साहब, जो अपनी इकलौती औलाद होने के बावजूद उनको फ़ौज पाकिस्तान में भेजते हैं सरहदों की हिफाजत के लिए। और इसमें मुझे अपना दोस्त याद आता है, हमारे सियालकोट में डस्का में कैप्टन टीपू शहीद था, यंग, और वो भी अकेला बेटा था अपनी माँ का, एक बहन एक भाई। वो भी इसी तरह वार ऑन टेरर में जब ये सारे मामला चल रहे थे तो वहाँ पे शहीद हुआ। तो इस तरह की बीसियों नहीं, सैकड़ों मिसालें हैं पाकिस्तान में, जो वार ऑन टेरर से लेके आज तक पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के सिविलियन शहीद हुए हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर हम बड़े आराम और सुकून से बैठे हुए हैं तो ये इन नौजवानों की शहादतों का नतीजा है। लेकिन एक इसमें बात करनी बड़ी ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो वार ऑन टेरर थी, ये इसने इस पूरे खित्ते को, यानी जंग की उसमें जो है वो झोंक दी है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे थोड़ी सी हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है कि लेकिन अब सिचुएशन इस हद तक एस्केलेट हुई है। और एक इसमें मैं एक और बात करना चाहता हूँ। सुना है कि ये जो इलीगल अफगान्स यहाँ पे रह रहे हैं, उनके खिलाफ सेकंड फेज़ जो है वो अब शुरू हो चुका है और उनको अब यहाँ से निकाला जाएगा। मेरे ख्याल में ये तो ठीक काम हो रहा है। नहीं, ये ठीक हो रहा है, लेकिन एक बदकिस्मती, बार बार हम यही कहते हैं मेहताब साहब, ये तो देखें वार ऑन टेरर के बाद से अभी तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका तो चला गया अफ़गानिस्तान से, लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान फेस कर रहा है उस सारी नज़रियाती सूरत में और उस जंग की सूरत में, जो बज़ाहिर कहा जाता है जी कि मज़हब के नाम पे है सारी ये, और वो इस्लामी निज़ाम लाना चाहते हैं, पाकिस्तान से हमेशा घिला रहा है बैरूनी क़ुव्वतों को और पाकिस्तान के अंदरूनी प्रोग्रेसिव फोर्सेस को भी, कि इन्होंने उस तरीके से शायद ये जंग नहीं लड़ी जिस तरीके से लड़नी चाहिए थी, बावजूद इन शहादतों के। अब इसमें सवाल ये है कि जब ये कमिटमेंट बार बार की जाती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि एक स्लो डाउन आता है, फिर एक एपिसोड होता है इस तरह का नागहानी, इस तरह की शहादतें होती हैं, फिर एक कमिटमेंट आती है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता है। आपको याद होगा इससे पहले बहुत सारे हमले हुए चंद माह पहले, उसके बाद से ये सारा, जिसमें सरफराज बुगटी थे वज़ीर दाखिला निगरान, फिर कहा गया कि इसमें से 14 से ज़्यादा अटैक्स ऐसे हैं जिनमें अफ़गानी शामिल हैं, फिर अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ, यहाँ पे इलीगल जो थे उनको वहाँ पे निकाला गया, फिर वो भी सारा प्रोजेक्ट स्लो डाउन हुआ ऐसा। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद पीछे लेके जाना चाहता हूँ, और मुझे हमेशा जब मैं कोई भी इस तरह की गुफ्तगू हो ना तो मुझे APS का वाक़या याद आता है। हाँ जी। और उस APS के वाक़े के बाद एक नेशनल एक्शन प्लान बना। हाँ जी। देखें, जो रियासतें होती हैं वो अगर कोई चीज़ तय कर ले तो ये नहीं होता कि एक दिन उस पर अमल किया और 10 दिन के लिए सो गए। तो रियासत को वंस एंड फॉर ऑल एक फ़ैसला कर लेना चाहिए, और वो फ़ैसला ये है कि कोई भी ऐसी कुव्वत जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनके मामले में कोई टॉलरेंस नहीं होगी। ये वंस एंड फॉर ऑल। और वो जो नेशनल एक्शन प्लान के नुकात हैं, मेरा ख्याल है कि दोबारा से एक सोल सर्चिंग की और एक फ़ैसला
वंस एंड फॉर ऑल करने की जरूरत है और उस पर अमल की जरूरत है। ये तो नजरिया ज़रूरत पे बातें चली जाती हैं ना बदकिस्मती से। इवन के ये जो प्लान शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि ये उन मासूम बच्चों की शहादतों पे ये इतना हमारा ज़मीर जागा बदकिस्मती से कि हमने उससे पहले वो 2014 का वाक़या है ना जी, और वार ऑन टेरर कब से शुरू हुआ? 2001 से। 13-14 साल लगे हमें वो इतनी एक सैकड़ों की तादाद में वो शहादतें हमारे मासूम बच्चों की जो अभी तक इंसाफ के लिए उनके पेरेंट्स लगे हुए हैं। आपको पता है, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं समझता हूँ कि मैं इंसाफ नहीं करूँगा अगर मैं ये बात करूँ। एक तरफ तो हम उन नौजवानों को, उनके वालिदैन को, उन बहनों को हम सलूट करते हैं और हम ये कहते हैं कि आप इस मुल्क के मोहसिन हैं, हाँ। अपने बच्चों के, अपने प्यारों के खून आपने दिए हैं। लेकिन अगर ये बात नहीं करते तो मैं समझता हूँ मुजरिम है। और वो ये है कि बजाय इसके भाईजान आप अपनी डोमेन के अंदर रहें, इस मुल्क की पॉलिटिक्स पे रहम कर दें, इस मुल्क को चलने दें यार। मैं वैसे ह्यूमन और इंस्टीट्यूशन जो आपने अफवाज पाकिस्तान की तरफ सियासी रोल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे निकले यार। बट आपने तो वो फौजी नुक्ता नज़र पेश कर दिया ना, जो मैं बात कर रहा था शहादतों के हवाले से। मैं एक इंसानी नुक्ता नज़र पेश कर रहा था कि ये उन माँ बाप का हौसला है एज ए पेरेंट, सिंगल बच्चे जिनके होते हैं और उनको फौज में आपकी तो उनसे शनासाई भी जैसे आप बता रहे हैं, तो इस तरह के वाक़यात। दूसरा, आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, इस मौजू पे आखिरी बात करें। वो तो यकीन करें वो भी एक नज़रिया ज़रूरत का डॉक्यूमेंट है। इट्स ए टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मेरी ज़ाती हैसियत में आप पूछें, मैं इसका विक्टिम हूँ खुद भी। हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। हमें एक सूबे के होम सेक्रेटरी ने कहा कि कौन से नेशनल एक्शन प्लान की बात कर रहे हैं आप, क्या नेशनल एक्शन प्लान होता है? ये सब कागज़ों में लिखा हुआ है। आपने इंसाफ लेना तो जाएँ अदालतों में जाएँ, हमारे पास कुछ नहीं है। इस तरह के आले अहदेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये पाक फ़ौज फिर बात करती है नेशनल एक्शन प्लान की, और इंसाफ के लिए जब अपील की जाती है तो कोई सुनता नहीं है। ये मैं अकेला नहीं होगा, सैकड़ों ऐसी मिसालें आपको इस माशरे में मिल जाएंगी जो मजहबी इंतखाब पसंदी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बोलती हैं, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिलता। खैर, इससे आगे हम मेरा ख्याल है कि चलें और बात करें शहबाज शरीफ साहब, जोशीले वज़ीर आज़म। वो उनको आप खराज तहसीन अगर पेश करें कि उन्होंने कमाल हिम्मत की है। 1981 में एक आमर थे ज़ियाउल हक, डिक्टेटर, उन्होंने पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी एयर चीफ को एक्सटेंशन दी थी। उस वक्त क्या ज़रूरत थी, क्या मामला थे, हम तो इन्होंने मौजूदा जो ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू हैं, सिद्ध भी कहते हैं, सिद्धू भी कहते हैं, एयर चीफ मार्शल, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दी है। मार्च 2021 में ये अपॉइंट हुए थे मेहताब साहब, और उनको अब अगले मार्च तक 24 के बाद एक्सटेंशन दी। लेकिन इसमें एक और भी दिलचस्पी की बात है, एमरजेंसी फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इनके भाई नसीर अब्बास सिद्धू ये गुजरात से PMLN के टिकट पे MNA भी मुंतखब हुए हैं इस दफ़ा। अच्छा, MPA या MNA? अच्छा, MNA। तो ये अब जुड़ी हुई है ना, ये बल्कि ये बजाय ये कि हम इन चीज़ों को रोकें कि हम बार बार हर इवन फ़ौज का इदारा भी खुद कहते हैं मेहताब साहब कि हमारा सियासत में रोल नहीं है, हम नहीं चाहते हैं, हमें घसीटा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना सिर्फ उनकी फैमिली को आप सियासत में ला रहे हैं, यहाँ पे एक नई मिसाल आप पैदा करें। अभी पहली जो एक्सटेंशन हमारी होती हैं बाय द वे, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उनके जो असरात हैं वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए। तो आप एक नया रुझान यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इस लिहाज से तो मेरे ख्याल है आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन तो लाजमी बनती है भाई। नहीं, वो तो फिर मेरिट पे होगी, मेरिट पे होगी डेफिनेटली। देखिए उनके बारे में अभी आएगी, अभी देखिए आप भी अपनी अदाओं पे गौर करें। ब्रिज विल कम वी विल क्रॉस। जनाब शहबाज शरीफ साहब जोशीले और पसंदीदा महबूब और क्या कहते हैं कि बड़ी शिद्दत से मुंतखब वज़ीर आज़म, एक मुझे इजाज़त दें, पे गौर फरमाएं, मेहरबानी करें। एक इजाज़त दें जाते जाते, ये बड़ी ज़रूरी बात है। नहीं, अभी एक और बात है। नहीं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो सेनेट के टिकट्स। हाँ जी, सेनेट के टिकट, आपके चेयर टेकर्स सुना दोबारा वो सारे के सारे चेयर टेकर्स आ रहे हैं यार, कंसिस्टेंटली वो चेयर टेकर्स ही रहना। लेकिन मुझे जो अफसोस है ना, पता है क्या, काकड़ साहब, मुझे जो अफसोस है, पहले नकवी साहब जी, तीसरा औरंगजेब साहब और बुगटी साहब तो खैर वो बन ही गए ना, वो डेफिनेटली वज़ीर आला बन गए, सरफराज बुगटी। नहीं, मुझे जिस यार ये रज़ा रब्बानी को टिकट नहीं दिया पीपल्स पार्टी। चलिए कोई नहीं, रज़ा रब्बानी जैसे कोई, आप मेरे ख्याल रज़ा रब्बानी की फिलासफी की ज़रूरत नहीं है वैसे। यस, असल मसला ये है। लेकिन एक बात मैं आपको अब नजरिए और हैं इस पे, एक डिटेल में प्रोग्राम करेंगे। लेकिन एक बात है यार, बड़ी काबिल अफसोस बात है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जिसकी डिबेट की एक इनरिचमेंट थी, एक वैल्यू हुआ करती थी आज से 15-20 साल पहले, हर आने वाले इलेक्शन के बाद वो डिबेट का लेवल
खत्म हो मैं रहा है। आपको कहता हूँ उसकी वजह बड़े कंप्रोमाइज लोगों को सेनेट के टिकट कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शंस, कॉम्प्रोमाइज्ड डेमोक्रेसी ने, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना कि हमारी पार्लिमान को और जमहूरियत को और इस निज़ाम को टगा टोकरी कर दिया हुआ है। टगा टोकरी, मुगमुका, टगे टोकरी, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, बस लाभ लाश लाभ बक के चले जाओ, आप मीडिया पे दिखाते रहो, हासिल कुछ नहीं। जाते जाते मैं ज़रूर सलाम पेश करना चाह रहा हूँ मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला को एक चीज़ पे, खराज तहसीन। ये एक अच्छा इक़दाम उन्होंने किया। आपको याद होगा कि यूनान में एक किश्ती डूबी, 300 से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तानी मारे गए, जिसमें 10 की लाशें मिली, 1-2 शायद ज़िंदा बचा था। राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला थे। एक जॉइंट, मैं मोहसिन नकवी साहब आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम के तवज्जो से, आपने अच्छा किया कि उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट को उन्होंने कॉल किया है कि वहाँ पे क्या हुआ था, मुझे तहकीकात से आगाह किया जाए। FIA से मांगी है उन्होंने, लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि राना सनाउल्लाह ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी थी अपनी मिनिस्ट्री में, जिसमें ISI के लोग थे, MI के लोग थे, IB के लोग थे, मेहताब साहब। तो बराए करम वो रिपोर्ट भी निकलवाएँ और देखें क्या कोई प्रोग्रेस भी होती है या सिर्फ कागज़ों में ये चीज़ें लिखी जाती हैं। अच्छी बात है आपने ये रिपोर्ट मांगी है। हम तो ये मुतालबा करते हैं अपने फोरम से कि इस रिपोर्ट पे सख्त एक्शन लेना चाहिए ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़। और उन माओं की तो कोई तसल्ली नहीं हुई ना जिनके बच्चे बेचारे मारे गए हैं, वो भी कोई खुशी से तो नहीं पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे ना। जो हमारे हालात हैं यहाँ पे, आपको पता है ब्रेन ड्रेन कितना है यहाँ पे, हर बच्चा हर नौजवान चाहता है कि वो मुल्क से बाहर जाए, लेकिन इन लोगों को इंसाफ पहुँचाना मोहसिन नकवी साहब आपकी ज़िम्मेदारी है। किसी को तो इंसाफ दे दें भाईजान, किसी को। चले, मेरे ख्याल में इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं जी। आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयरिंग कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।